आपको वीडियो कैसे लगी बताना मत भूलिए और मेरे इस चैनल को हिंदी के सितारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है हिंदी के सितारे एंड इंस्पिरेशन। आज हम व्याकरण की चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण का सबसे पहला पाठ शब्द, पद और पदबंध को पढ़ते हैं। शब्द और पदबंध ये क्या है, इसे संक्षिप्त में समझने के लिए मैंने चंद पंक्तियां बनाई हैं और पूरे सार को इन 5-6 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उच्चरित ध्वनि लिखित वर्ण बन जाते हैं, करते शब्दों का निर्माण जब मिल जाते हैं। शब्द ही बनते हैं पद वाक्यों में जाकर, पदों से ही पदबंध बनते हैं समूहों में आकर। अजब है यह खेल सभी वर्णों का रे, समझ लो इसे यही न जाए मौका रे, न जाए मौका रे। कुछ इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने इन तीनों चीजों को इन 6 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। अब विस्तार से समझते हैं शब्द, पद और पदबंध। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसे पद कहते हैं। और पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी व्याकरणिक इकाई अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि की जगह पर प्रयुक्त हो तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। शब्द, पद और पदबंध को विस्तार से जानने वाले हैं, उसके भेद और प्रभेदों को भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की लघुतम एवं स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जैसे राजीव, फूल, कमल, लड़का आदि। अब देखिए यहाँ पर एक और मैंने अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, लकम, काडल, लफू। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो इसलिए शब्द नहीं कहलाएंगे। तो शब्द कौन से हैं कि जो सार्थक हो, वर्णों का समूह जो कि सार्थक हो और भाषा की लघुतम इकाई हो और साथ में वो स्वतंत्र और सार्थक इकाई, इन सब विशेषताओं से युक्त शब्द होते हैं। तो कमल, लड़का, नदी आदि। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, शब्द की विशेषताएं देखते हैं कि शब्द की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है जिस पर वाक्य के नियम काम नहीं करते हैं, वह एक स्वतंत्र इकाई है, बंधी हुई इकाई नहीं है। तीसरा, वाक्य में प्रयुक्त होने पर उसका कोई ना कोई प्रकार्य होता है। प्रकार्य का अर्थ उसका कोई ना कोई कार्य होता है। जब वह वाक्य में प्रयोग होगा तब वह संज्ञा का काम करेगा, सर्वनाम का काम करेगा या फिर विशेषण का, कोई ना कोई उसका एक प्रकार्य होगा। अगला, शब्द शब्दकोश में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब देखिए, जब वह वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तब वह पद बन जाएंगे और जब वो शब्द हैं तब वह शब्दकोश में प्रयोग किए जाते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आगे देखिए, हम बढ़ते हैं पाठ में, शब्द के भेद यहां पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले स्रोत के आधार पर यहां पर शब्द के भेद किए हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो जैसे के वैसे प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त है संस्कृत का शब्द लेकिन हम हिंदी में भी वैसे ही उपयोग में लाते हैं। सत्य है संस्कृत का शब्द लेकिन सत्य को सत्य ही प्रयोग में लाते हैं। कटु, समुद्र आदि। उसके बाद तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन होकर बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द है दुग्ध और हमने उसे बनाया दूध। हिंदी में प्रयोग होने वाला शब्द है दूध, तो दूध शब्द दुग्ध से बना है। हाथ हस्त से बना हुआ है। हस्त शब्द संस्कृत का है और हाथ शब्द हिंदी का है। तो इस प्रकार कुछ बदलाव होकर के जब प्रयोग में लाया जाता है तब उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज, जो शब्द स्थानीय कार्य के रूप में अथवा ध्वनि के रूप में प्रसिद्ध है या प्रचलित है वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, खिड़की, थूक, चीनी आदि जो स्थानीय स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है आगत शब्द, जो शब्द अन्य भाषाओं से जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि से हिंदी में आए हैं
वे आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, गरीब, किताब, डॉक्टर आदि जो शब्द है वे आगत शब्द कहलाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे प्रकार से भेद किया, वह है रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद हम पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द या मूल शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते। खंड अर्थात टुकड़े। तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जैसे पानी, सोना आदि। पानी शब्दों को हम देखेंगे तो पा और नी ऐसे अलग नहीं होगा, अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए जिसका कोई खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो, ऐसे रूढ़ शब्द या मूल शब्द। उसके बाद यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य किसी शब्द के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया यह मूल शब्द है और उसमें आलू प्रत्यय लगाया तो दयालु शब्द बना। महानता, महान मूल शब्द है, उसमें ता प्रत्यय लगा तो महानता। लुट अधिकेरा, लुटेरा। तो इस प्रकार मूल शब्द में जब कोई प्रत्यय या उपसर्ग लगता है तब वह यौगिक शब्द कहलाता है। योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, है तो यौगिक जिसमें कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, ऐसा वह शब्द किसी एक के लिए रूढ़ हो जाए, प्रचलित हो जाए। जैसे यहां पर हिमालय, हिम अधिक आलय, दो एक मूल शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा है और उससे बना शब्द हिमालय हम प्रयोग करते हैं एक पर्वत के लिए। तो इस प्रकार के शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए तीसरे प्रकार का भेद किया है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जानते हैं। पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, एकार्थ शब्द और अनेकार्थी शब्द। जैसे देखिए यहां पर पर्यायवाची शब्द आप सबको पता है ही, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पानी का अर्थ होता है जल, अंबु वगैरह। तो वैसे ही दूसरा शब्द है विलोम शब्द। विलोम अर्थात परस्पर विरोधी या विपरीत शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख का विलोम शब्द है दुख, अंदर का बाहर, ऊपर का नीचे, दिन का रात। इस प्रकार से अनेक शब्द बनते हैं। तीसरा भेद क्या? एकार्थ शब्द। केवल एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द को एकार्थवाची शब्द कहते हैं, जैसे थैला, मनुष्य आदि। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मधु, मधु शब्द का अर्थ एक नहीं निकलता, अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि मधु का अर्थ होता है मध, मधु का अर्थ होता है मदिरा, मधु का अर्थ होता है मीठा। वैसे एक अंबर शब्द है जिसका अर्थ होता है वस्त्र और उसका एक और अर्थ निकलता है आकाश। तो इस प्रकार उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं पद की ओर। पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है वह पद कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह वाक्य के नियमों में बंध जाता है, उसमें विभक्त प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे अब यहां पर देखिए लड़का, यह एक शब्द है, जब यह वाक्य में प्रयोग होगा इसमें प्रत्यय लगेंगे और इसके रूप भी बदलेंगे। लड़का खेल रहा है, दादी ने लड़कों को बुलाया, लड़कों इधर आओ। तो यहां पर देखिए तीन अलग अलग रूपों में प्रयोग किया गया है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगता है और उसे रूप साधित प्रत्यय कहते हैं। रूप साधक प्रत्यय या रूप साधित प्रत्यय कहते हैं। लड़के ने गाना गाया, लड़कों ने हल्ला मचा रखा है। और यहाँ पर तीसरा वाक्य आप देख रहे हैं, लड़का बाजार गया, लड़का बाजार गया और लड़का खेल रहा है। इसमें लड़का शब्द में कोई प्रत्यय लगा हुआ दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर ओ प्रत्यय लगा है, यहाँ पर ए प्रत्यय लगा है, तो ये तो रूप साधक प्रत्यय है ही। और व्याकरण में ऐसा कहा गया है कि जहां पर कोई प्रत्यय न दिखे वहां पर समझ लेना चाहिए कि वहां पर शून्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये हमने पदों में लगने वाले प्रत्यय भी देखे कि जिस कारण से वह वाक्य के बंधन में बंध जाते हैं। अब पद के भेद को समझते हैं। हिंदी में पद के 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा पद, दूसरा सर्वनाम पद, तीसरा विशेषण पद, चौथा क्रियापद और पांचवा अव्यय पद। पहला संज्ञा पद। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे राहुल किसी व्यक्ति का नाम, पुस्तक,
किसी वस्तु का नाम शेर, किसी प्राणी का नाम हिंगोली, किसी स्थान का नाम सुंदरता, भाव का नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, किसी प्राणी विशेष का नाम हो, किसी फल विशेष का नाम हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, जहां पर जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो, जैसे लड़का, अगर लड़का कहा जाए तो सारे लड़के आ जाएंगे। अगर मैं कहूं विद्यार्थी खड़े हो जाइए, तो सारे विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाएंगे। इन सारे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, महानता, खटास, बचपन, बुढ़ापा आदि, मतलब जो भाव होता है या गुण होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महान का भाव महानता, खट्टे का भाव खटास, बच्चे का भाव बचपन होता है और बूढ़े व्यक्ति का भाव बुढ़ापा। अगली है समूहवाचक संज्ञा। समूह का बोध कराने वाला, एक से अधिक जहां पर व्यक्ति या वस्तु होते हैं। जैसे कक्षा, विद्यार्थियों का समूह कक्षा कहलाता है। सेना, सैनिकों का समूह सेना कहलाता है। झुंड, प्राणियों का समूह झुंड कहलाता है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा में हवा, पानी, पेट्रोल, सोना, गेहूं अर्थात तरल पदार्थ, धातु सब इसमें आ जाते हैं। जहां पर उदाहरण हमने देखे हैं, हवा, पानी, पेट्रोल, सोना, गेहूं, चावल आदि सारे धातु, सारे तरल पदार्थ इसमें आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम पद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। पहला भेद क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, तुम, वह, वे, हम सब, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। दूसरा भेद क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर निश्चितता की जाए। वह मेरी शर्ट है, यहां पर देखिए मेरी शर्ट है, यहां पर निश्चितता की गई है। वह आम का पेड़ है, तो जहां पर ऐसी निश्चितता हो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा भेद क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर कोई निश्चितता न हो। मुझे कोई मिलने आया, कोई कौन आया पता नहीं है, तो वहां पर कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बर्तन में कुछ रखा हुआ है, कुछ क्या रखा है पता नहीं है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, तुम कौन हो, आप कहां गए थे, आप क्या करते हैं, तुम कैसे हो। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब वाक्य में जो संबंध दर्शाते हैं उन सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला देखिए निजवाचक सर्वनाम। इसमें खुद, स्वयं, अपने आप ऐसे सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो यहां पर स्वयं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप गया था, मैं अपना काम खुद करता हूं, तो इस प्रकार यह निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण पद। विशेषण पद क्या है उसकी चर्चा हम करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के संबंध में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, और इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। देखिए विशेषण पद, इसमें पहला किया भेद गुणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, हालत, अवस्था आदि का बोध कराने वाले, गुण, दोष, रंग, हालत, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके बाद जैसे मंदिर पवित्र स्थल है, लाल कपड़ा धोखे का चिन्ह है, राधा गोल रोटी बनाती है। इन वाक्यों में देखिए पवित्र स्थल, स्थल की विशेषता पवित्र से बताई, कपड़े की विशेषता लाल से बताई और रोटी की जो विशेषता है वह गोल से बताई। तो इस प्रकार जो गुण, दोष,
रंग, हालत, अवस्था आदि के बारे में बताने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अगला देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण को दर्शाते हैं, बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नापने और तोलने वाली वस्तुएं। इसके दो भेद किए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे गौरव ने 2 लीटर दूध पिया। कितना पिया इसकी निश्चितता है, तो इसलिए 2 लीटर यह शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। रमा ने 10 ग्राम सोना खरीदा। समझो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 ग्राम सोना खरीदा, तो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला भेद क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मैंने सुबह थोड़ा दूध पिया। यहाँ पर थोड़ा, कितना पिया पता नहीं है, निश्चितता नहीं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लोटे में थोड़ा पानी बचा है, थोड़ा, यहाँ पर भी अनिश्चितता है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद क्या, संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो भेद किए, जैसे ऊपर हमने किए थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या और गणना संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, मैंने 2 पुस्तकें पढ़ी, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 पुस्तकें, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, तो कुछ, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ लगकर आए और उसकी विशेषता बताए, मतलब है तो सर्वनाम लेकिन कार्य कर रहा है विशेषण का, तो ऐसे उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यह सर्वनाम ही होता है। यह किताब टेबल पर रखी थी, तो यहाँ पर यह जो है वह संज्ञा के साथ लगकर आया है और संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण। कोई सज्जन आए हुए हैं, तो कोई सज्जन, ये कोई जो है सर्वनाम है, सज्जन के साथ लगकर आया है और उसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगला पद है क्रियापद। क्रिया किसी काम या कार्य करने या होने का बोध जिस शब्द से होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ता है, खेलता है, जाता है, आना, खेलना, खाना, पीना आदि जो है वो क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखिए इसके भी बहुत सारे भेद किए हुए हैं, हम संक्षेप में पूरे भेद देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कर्म के आधार से सकर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया भी, उसके भी 2 भेद किए हैं। एक कर्म क्रिया जिसमें एक कर्म पाया जाए, और द्विकर्म क्रिया, जिन क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं वो द्विकर्म क्रिया। और दूसरा भेद किया अकर्म क्रिया, जिसके साथ कर्म न आए, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए अन्य क्रिया के भेद किए हुए हैं। सामान्य क्रिया जैसे खाना, पीना, खेलना, ये सामान्य क्रियाएं हैं, और जो बाद में इसका उपयोग किया जाता है तो इसमें कोई ना कोई प्रत्यय लगा करके उसके रूप बनते हैं। वो रूप कौन कौन से, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, पढ़कर, लिखकर, खाकर, खेलकर। हाँ, मैं पढ़कर खेलने गया, मैं लिखकर सो गया, मैं खेलकर घर वापस लौटा, तो इस प्रकार। उसके बाद सहायक क्रिया, जाता है, सोता है, गया है आदि। उसके बाद संयुक्त क्रिया, अर्थात 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर के एक क्रिया बनती है। दे दिया, दे दिया, ये दोनों क्रियाएं हैं। अगर ऐसा कर दे दिया है, तो उसमें दे, दिया और है तीनों क्रियाएं, मतलब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर के जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कर दिया, खा लिया आदि। उसके बाद का भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे इसके 2 भेद हैं। प्रथम प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसे हम देखते हैं, जैसे पढ़ाया, लिखाया। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात क्या, जब हम एक कार्य, अपना कार्य दूसरे से करवाते हैं तब वह प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। तब किसी तीसरे से करवाते हैं तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है, जैसे पढ़ाया, लिखाया, गाना गवाया आदि। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में पढ़वाया, लिखवाया, बुलवाया। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। किसी संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है तो संज्ञा लेकिन उसमें प्रत्यय लगे और वो क्रिया के रूप में प्रयोग हो गई। जैसे रंग संज्ञा शब्द है, उसमें हमने प्रत्यय लगाया और मैंने रंगवाया। मैंने घर रंगवाया, तो रंगवाना यहाँ पर क्रिया के रूप में उसको प्रयोग किया। बात, वह नींद में बतियाता है,
तो यहाँ पर बात करना, ये बात जो है तो बात है संज्ञा, इससे हमने क्या किया, उसका धातु बनाकर उसकी क्रिया बनाई और हो गई नाम धातु क्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला भेद है अव्यय। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में काल, पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने से भी नहीं बदलते। जैसे अब देखिए ये जो अव्यय हैं इसके 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और अंतिम भेद होता है निपात। इसकी भी चर्चा हम संक्षेप में और बहुत ही सरलता से करते हैं ताकि पूरा विषय आपको समझ में आ जाए और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला भेद किया था हमने क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया के संबंध में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राज धीरे धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चलने की विशेषता क्रिया की विशेषता हुई। मोहन बहुत थक गया, बहुत यह क्रिया की विशेषता है तो यह हो गया क्रिया विशेषण। उसके बाद है संबंध बोधक अव्यय। गायक घर के बाहर सो रहा है, तो घर के बाहर के नीचे, के ऊपर, जो अंग्रेजी में जिसे हम प्रीपोजिशंस कहते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। धन के बिना जीवन व्यर्थ है, यहां पर के बिना। उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, मैं उठा और भागा। समुच्चय बोधक 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम जिन अव्ययों से किया जाता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं कूदूंगा नहीं ताकि मेरा पैर ठीक हो जाए। उसके बाद विस्मयादि बोधक, बाप रे कितना बड़ा सांप। तो इस प्रकार ये विस्मयादि बोधक, अपने भावों को अचानक प्रकट करने का माध्यम विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला अंतिम भेद है अव्ययों का, वह है निपात। निपात की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा नया यह हिस्सा है व्याकरण का, लेकिन बहुत सरल। कभी कभी इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं 1 अंक के लिए या 2 अंक के लिए। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं वे निपात या अवधारक कहलाते हैं। जैसे भी, तो, तक, मात्र या केवल। इस प्रकार हिंदी में प्रचलित निपात है और इन्हीं में से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं ही, रोहन ही गाता है। भी, मैं भी गया था। तक, तुम आए तक नहीं, तुम आए तक नहीं। तो यहां पर जोर देकर के किसी पर बल देने के लिए इन निपातों का प्रयोग करते हैं। उनसे तो कहा ही था, उनसे तो। इस प्रकार भर, मैं उसे जानता भर हूं, बस उसे मैं जानता हूं, यह कहने के लिए भर, मैं उसे जानता भर हूं। मात्र या केवल, तुम्हें केवल इतना ही करना है, तो केवल। यहां पर आप देखेंगे कि इन निपात के माध्यम से वाक्य में एक बल दे करके बात कही जाती है और यह काम करता है निपात। तो इस प्रकार हमने इन सब भेदों को देखा। पद के भेद देखने के बाद हम बढ़ते हैं पदबंध की ओर। पदबंध की चर्चा करते हैं कि पदबंध होता क्या है। जब एक से अधिक पद समूह किसी एक ही व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि की जगह प्रयुक्त होता है उसे पदबंध कहते हैं। मतलब किसी जो व्याकरण की इकाई है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, इन जगहों पर जो पदों का समूह, पहले एक पद था तो उसकी जगह पर और 2-3 पद आए और उसका कार्य किया तो वह पदबंध कहलाता है। जैसे संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उसके बाद भेद किया सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पद की जगह पर प्रयुक्त पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। 5 भेद हैं जो कि हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, विशेषण की जगह पर कार्य करने वाले पदों के समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया पदबंध, क्रिया पद के स्थान पर प्रयुक्त पद समूह को क्रिया पदबंध कहते हैं।
क्रिया विशेषण पद की जगह पर प्रयुक्त होने वाले पदों के समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो इसको और विस्तार से हम समझते हैं। देखिए, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पद की जगह पर जो प्रयुक्त होते हैं उन पदों के समूह को हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे बहुत दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। अब देखिए, व्यक्ति यह संज्ञा है और इसके बारे में और जानकारी आई हुई है, तो यह पदों का जो समूह है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। वैसे आकाश में उड़ती हुई पतंग, पतंग संज्ञा है और उसके साथ लगकर आए हुए सारे पद संज्ञा के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। उछल कूद करने वाला बालक, बालक कैसा है? उछल कूद करने वाला। तो यहाँ पर संज्ञा के बारे में विशेषता कही है, तो ये सारे पदों के समूह यह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पद की जगह पर प्रयुक्त पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे हमेशा मेरी देखभाल करने वाला वह, पहले ऊपर हमने देखा किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग किया था, व्यक्ति, पतंग, बालक, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया, जैसे कि वह, मैं, हाँ। तो इस प्रकार कुछ, यहाँ पर बच्चे नहीं, यहाँ पर कुछ आ जाएगा। तो हमेशा मेरी देखभाल करने वाला वह आज नहीं रहा। तकदीर का मारा मैं फिर सोचने लगा, तो तकदीर का मारा मैं यह सर्वनाम पदबंध है। छात्रावास में रहने वाले कुछ बच्चे घूमने निकल गए, तो यहाँ पर पदों का समूह जो है वह पदबंध का कार्य करते हैं। अगला है विशेषण पदबंध, विशेषण का कार्य करने वाले पद के समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे झोपड़ी में रहने वाला आदमी गांव चला गया, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आदमी अगर हम ले लेंगे तो यह संज्ञा पदबंध होगा, मतलब यह प्रायः संज्ञा विशेषण का ही अंग होता है, उसमें हम उस संज्ञा शब्द को नहीं लेते हैं। जैसे मेरा मित्र बहुत नेक ईमानदार है, तो यहाँ पर मित्र को नहीं लिया, क्योंकि अगर मित्र को लेंगे तो हो जाएगा संज्ञा पदबंध। उसने पुराने नए सब कपड़े गरीब को दे दिए। आपने देखा होगा यहाँ पर जो रेखांकित है वह कपड़े शब्द नहीं है, क्योंकि कपड़े संज्ञा है, इसको अगर हम रेखांकित कर देंगे तो यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसलिए पुराने नए सब, इतने ही शब्द विशेषण पदबंध में आएंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है क्रियापदबंध, क्रियापद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदों के समूह को क्रियापदबंध कहते हैं। राजेश पढ़ रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्रिया पढ़ रहा है, तीनों क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर पदों का समूह हुआ जो कि क्रिया के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए क्रियापदबंध। हवा में पतंग उड़ती चली गई, उड़ती चली गई। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार क्रियापदबंध। अगला क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण की जगह पर प्रयुक्त पदों के समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे हाथी धीरे धीरे चल रहा है, तो क्रिया विशेषण क्रिया के संबंध में जो विशेष जानकारी देता है, धीरे धीरे, यह क्रिया विशेषण पदबंध है। वह पहले बहुत धीरे बोला, अब वो बोला तो, लेकिन कैसे बोला? बहुत धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण है और एक पद से ज्यादा पद है, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध। राहुल इठलाते हुए चलता है, तो इठलाते हुए यह क्रिया की विशेषता बताता है और पदों का समूह है, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध। आशा करता हूं आपको यह पदबंध समझ में आया होगा। अब जो इस पाठ का अंतिम हिस्सा है वह है शब्द और पद में अंतर, और निश्चित रूप से इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस अंतर को ध्यान से समझिए ताकि आप इस अंतर को लिख सके। शब्द और पद, शब्द भाषा की सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, और पद भाषा की बद्ध इकाई है, अर्थात बंधी हुई इकाई है। शब्दों का प्रयोग कोश में किया जाता है, तो पद का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, वाक्य में किया जाता है। शब्द में रूप साधक प्रत्यय नहीं लगते हैं और पद में रूप साधक प्रत्यय लगते हैं। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होने से उसका कोई प्रकार्य नहीं है, और यह बद्ध इकाई होने से पद
वाक्य की बद्ध इकाई होने से उसका कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो तो उसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगता है, जिसे रूप साधक प्रत्यय कहते हैं, और उसका कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये उसका कार्य है, तो यह कार्य ही प्रकार्य कहलाता है। तो दोस्तों, आपने बहुत ही सुंदरता से इस पाठ को समझा और इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सबका धन्यवाद।